स्टार्ट करते हैं। सरफेस टेंशन, देखो सरफेस टेंशन के बारे में जानते हो सागर बेटा, आप कुछ जानते हो सरफेस टेंशन के बारे में थोड़ा बहुत? अबे केमिस्ट्री का क्या करेगा, यहाँ पे देखो सरफेस टेंशन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है ना, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस और इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस केमिस्ट्री में भी पढ़ाते हैं और हम भी बता रहे हैं आपको कि जो इंट्रामोलिकुलर, हाँ इंट्रामोलिकुलर का मतलब होता है बिटवीन सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स और इंटरमोलिकुलर का मतलब होता है बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो सरफेस टेंशन की डेफिनेशन मैं लिख देता हूं, पहले तो आप कॉसिव फोर्स और एडिसिव फोर्स बता दो मेरे को। एडिसिव, एडिसिव, एडिसिव एंड कॉसिव फोर्स। हाँ भाई, कॉसिव फोर्स क्या होगा? एडिसिव और कॉसिव फोर्स। एडिसिव फोर्स तो होता है बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, पता है क्या? डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम, सही है, ऐसे भी लिख सकते हैं। और कॉसिव फोर्स क्या होता है? कॉसिव फोर्स क्या होगा बेटा? बिटवीन सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स। ये छोटी सी बात है, ये तो हम 11th 12th में पढ़ते आ रहे हैं। क्लियर है क्या बात? जैसे फेविकॉल के बारे में नहीं लिखते हैं कितना अच्छा एडिसिव है, क्यों? काजल नहीं बेटा, एडिसिव है ना, फेविकॉल स्ट्रॉन्ग, जोड़ मजबूत, हाथी का जोड़ ऐसे बोलते हैं ना, सही है। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंट टाइप से, एक बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग फिनोमिना है सरफेस टेंशन, जिसे हम डेली लाइफ में भी ऑब्जर्व करते हैं। सबसे पहले मैं सरफेस टेंशन का एग्जांपल बताऊंगा कि जहां पर हम डेली लाइफ में सरफेस टेंशन का यूज करते हैं, बहुत ज्यादा यूज होता है सरफेस टेंशन का, है ना। जैसे कि एग्जांपल्स ऑफ सरफेस टेंशन, एग्जांपल्स ऑफ सरफेस टेंशन इन अवर डेली लाइफ, कौन कौन से हैं पता है आपको? डेली लाइफ बता देना। पहला, जो वाटर की ड्रॉप होती है, वाटर ड्रॉप इज स्फेरिकल, लिखो आप भी, वाटर ड्रॉप इज, अंकित वाटर ड्रॉप इज स्फेरिकल, है ना। दूसरा एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, जो स्टील की निडल होती है ना, स्टील की निडल फ्लोट्स ऑन द वाटर, फ्लोट्स ऑन द वाटर, फ्लोट्स ऑन द वाटर, स्टील की निडल भी फ्लोट कर जाती है ना। दूसरा एग्जांपल मैं बताऊंगा, जैसे ऑयल राइजेस अप ऑन ए कॉटन विक, है ना। जो रुई की बत्ती होती है उस पे जो है, जो रुई की बत्ती होती है उस पे ऑयल जो है अपने आप ऊपर से चलता रहता है, जलती रहती है ना भाई दीवा बत्ती में, जैसे कि, है ना। इन स्पाइट ऑफ ग्रेविटी या अगेंस्ट ग्रेविटी, अगेंस्ट ग्रेविटी। आ गई बात समझ में? वैसे तो मैं इतने तो मैंने लिखा दिए, मैं और एग्जांपल बताता हूं इसके। जैसे खेतों में जो पानी होता है, पानी, अरे जो तने होते हैं ना, अरे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं तनों को? क्या बोलते हैं बेटा तने को? हाँ, ट्रंक। जो रूट्स एंड ट्रंक होती हैं वो पानी को जमीन से सोख लेती हैं और पत्तियों तक जो पहुंचाती हैं विद द हेल्प ऑफ द सरफेस टेंशन, है ना। जो सीलन है, अरे सीलन आती है ना, जैसे मान ले कहीं पानी भरा हुआ है और तुम्हारी घरों की दीवार के पास में सीलन आती चली जाती है ऊपर तक, सारी गीली हो जाती है थोड़ी देर बाद, थोड़े दिनों में, और सील जाता है, खराब हो जाती है दीवार। तो वो भी किसकी वजह से होती है? सरफेस टेंशन की वजह से। एक आध एग्जांपल तुम भी बता दो।
जो सबसे अच्छा एग्जांपल तो ये है, जैसे कि वो होता है ना जो शॉप बबल होता है, शॉप बबल आर स्पेरिकल, शॉप बबल आर स्पेरिकल। अगर जो मैं आपको ये बताऊं कि ये कैपिलरी ट्यूब का एग्जांपल हम लेंगे और इसे डिस्कस भी करेंगे कैपिलरी ट्यूब को। क्लियर है क्या बात? नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कैपिलरी ट्यूब। अगर जो आप किसी कैपिलरी ट्यूब को वाटर में ड्रॉप कर देते हो तो इसमें पानी अपना आप ऊपर तक चढ़ जाता है, यहां तक। ये है, इसका डिस्कशन हमारे सिलेबस में है। तो कैपिलरी ट्यूब है ना, वाटर राइजेस इन कैपिलरी ट्यूब, वाटर चढ़ जाता है ऊपर के ऊपर। आ गई क्या बात समझ में? हाँ भाई, हाँ, अब हम इसका कारण समझते हैं सरफेस टेंशन को समझने के लिए। मतलब ये तो है, जैसे कि और भी मैं ऐसे एग्जांपल बता देता हूं। जैसे आप शेविंग ब्रश को पानी के अंदर डालते हो, शेविंग ब्रश को पानी के अंदर डालते हो तो पानी तो वो पानी के अंदर क्या होता है, फैल जाता है। और जब आप शेविंग ब्रश को पानी से निकालते हो तो फिर से सिकुड़ जाता है। ऐसा है ना बात? इसी तरीके से जैसे मान लिया आपको गरम गरम खाना जो है वो अच्छा लगता है, अरे गरम सूप पीना अच्छा लगता है, ठंडा पीना अच्छा नहीं लगता। इसका भी कारण क्या है? सरफेस टेंशन, वो भी डिस्कस करेंगे हम। गरम सूप अच्छा लगता है, ठंडा सूप अच्छा नहीं लगता। इसका कारण भी क्या है? सरफेस टेंशन ही है ना। गरम खाना अच्छा लगता है और ठंडा खाना अच्छा नहीं लगता, तो इसका रीजन भी क्या है? सरफेस टेंशन है। काफी बहुत सारी चीजें हैं जो आती रहेंगी, अभी मेरे ध्यान भी नहीं आ रहा ना। बहुत सारे इसमें सरफेस टेंशन के एग्जांपल्स हैं। देखो, सरफेस टेंशन को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा सरफेस एनर्जी को। सरफेस एनर्जी, व्हाट इज सरफेस एनर्जी? देखो ध्यान से देखो, अगर जो मैं एक ये जो टैंक है मान लिया, इसमें वाटर कंसीडर करता हूं और एक मॉलिक्यूल ले लेता हूं मैं वाटर का। तो वाटर के मॉलिक्यूल पर जो उसके आसपास के मॉलिक्यूल्स हैं वो फोर्स लगाते हैं। देखो ध्यान से, देखो ये फोर्स लगाते हैं इधर की ओर, ये है ना। तो अगर जो एक ये वाटर का मॉलिक्यूल है तो चारों तरफ इसके वाटर ही वाटर है, तो इस पे क्या लगेगा बेटा? फोर्स लगेगा। ऐसे 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 करके लगेगा, ऐसे लगेगा, ये लगेगा, ये लगेगा, ये लगेगा, है ना। चारों तरफ से वाटर के मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल पर फोर्स लगा रहे हैं, तो बेटा एफ नेट कितना हो जाएगा? इस पे नेट फोर्स हो जाएगा 0। नेट फोर्स इस पे 0 हो जाएगा। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, अगर जो मैं ऊपर वाले मॉलिक्यूल को कंसीडर करने लगूं, है ना, तो ऊपर वाले मॉलिक्यूल पर फोर्स तो लगेगा। जैसे ये वाला मॉलिक्यूल इस पे लगाएगा इधर, ये वाला मॉलिक्यूल लगाएगा इस पे इधर, ये वाला मॉलिक्यूल लगाएगा इस पे इधर, इस पे इधर, इस पे इधर, है ना। इस पे 0 नहीं होगा। आगे बात समझ में? तो यानी कि जो सरफेस एनर्जी का मतलब है कि सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उस पर कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, अंदर वाले मॉलिक्यूल पे एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं होती, क्योंकि इस पे नेट फोर्स 0 है। अगर जो मैं इस मॉलिक्यूल को कंसीडर करूं ए को और बी को, तो मैं ये लिख दूंगा नेट फोर्स ऑन बी इज 0 while a molecule present on the surface is not 0 नहीं है, बल्कि इस पे नेट फोर्स होता है। ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इन पे जो सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इन पर जो फोर्स होता है वो क्या होता है? नेट फोर्स 0 नहीं होता, बल्कि इन पे जो नेट फोर्स होता है बेटा अट्रैक्टिव फोर्स होता है नीचे की ओर, क्योंकि ऊपर वाले मॉलिक्यूल, ऊपर में तो हवा है, हवा के मॉलिक्यूल इतना फोर्स नहीं लगा पाते जितना वाटर के मॉलिक्यूल लगा पाते हैं। आ गई क्या बात समझ में? तो
इसकी वजह से इस पे ए, मैं इसे सी मान लूं, इसे डी मान लूं, ए सी डी, तो इन पर जो है अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। तो मॉलिक्यूल ऐसे यहां पॉइंट बना लेना ऐसे, तो ऑन ए डी सी एन एक्स्ट्रा attractive force is there, attractive force is there, है ना। therefore they have some extra potential energy, extra negative potential energy। ध्यान से सुनो, जब भी अट्रैक्टिव फोर्स होता है कहीं भी, किसी भी सिस्टम में जब भी अट्रैक्टिव फोर्स होता है तो उसमें जो एनर्जी होगी पोटेंशियल एनर्जी होगी और वो नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। क्लियर है क्या बात? कैसे? ध्यान से देखो, बोर्ड पे देखो इधर, जैसे मान लिया, अरे बच्चों इधर देखो, ध्यान से लिखना नहीं है, सब किताब में लिखा हुआ समझ लो। अगर जो मान लिया मेरे को इस मॉलिक्यूल को हिलाना है ना, इस मॉलिक्यूल को हिलाना है, तो मैं ऐसे हिला दूंगा क्योंकि इस पे कोई फोर्स ही नहीं लग रहा भाई। इसे देखो ना, ऐसे हिल जाएगा यूं ही करके। अगर जो मैं इस मॉलिक्यूल को उठा करके इस पानी में से बाहर निकालूंगा तो मेरे को एक एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा ना भाई। जैसे यहां पर यहां पे एक वाटर मॉलिक्यूल था, तो इस पे एफ नेट तो इधर लग रहा है ना, तो इस मॉलिक्यूल को उठाने के लिए मेरे को एक्सटर्नल फोर्स ऐसे लगाना पड़ेगा ना, ऐसे यूं करके। तो इसका मतलब इस मॉलिक्यूल को हिलाने में कम एनर्जी की जरूरत है, जबकि ये जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं इन्हें हिलाने में ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। इसका मतलब ये है कि इनकी तो जो एनर्जी होती है कम होती है जो अंदर है, और जो मॉलिक्यूल सरफेस पर हैं उनमें कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, तभी वो इसे मूव कर सकते हैं, है ना। तो क्या लगेगा, दे हम एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी, है ना। दिस एनर्जी इज कॉल्ड, दिस एक्स्ट्रा एनर्जी is called, this extra energy is called surface energy, है ना। कॉपी कर लो, this extra energy is called surface energy। तो एक डेफिनेशन इसकी ये भी है बेटा, जब कॉपी कर लो तो बता देना, जब कॉपी कर लो तो बता देना। वेरी गुड, बोल दिया करो डन सर। देखो, दिस एक्स्ट्रा एनर्जी पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। एक डेफिनेशन तो इसकी ये है, ऐसे लिख लो, व्हाट इज सरफेस टेंशन? सरफेस टेंशन, व्हाट इज सरफेस टेंशन? सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन किसी किताब में सरफेस टेंशन को एस से भी रिप्रेजेंट कर रखा है और किसी किताब में इसे T4 टेंशन से भी रिप्रेजेंट कर रखा है ना। तो अपने को तो कैसे भी है, मान लिया हम अंग्रेजी में ही लिख देते हैं, एस भी लिख सकते हैं और टी भी लिख सकते हैं। तो व्हाट इज सरफेस टेंशन? सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस टेंशन, यानी कि एनर्जी यू लिख देंगे बेटा, यू बटे एरिया इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। T4 टेंशन, सरफेस टेंशन लिख दिया। क्लियर है क्या बात भाई? ये होता है सरफेस टेंशन। एक तो इसकी ये डेफिनेशन यूज करेंगे हम अपने सवाल सॉल्व करने में,
सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया को ही हम सरफेस टेंशन बोलते हैं, है ना। S बराबर U अपॉन AD लिख सकते हैं, S और T दोनों सिंबल हैं। बेटा कैसी क्वांटिटी है सरफेस टेंशन बता सकते हो? स्केलर क्वांटिटी है, दिस इज स्केलर क्वांटिटी है। बेटा SI यूनिट क्या होगी इसकी, वो भी बता सकते हो इसके हिसाब से। काजल एनर्जी पर यूनिट एरिया कितनी होगी भाई, पलक बताओ। जूल पर SI यूनिट इज जूल पर मीटर स्क्वायर, इसके हिसाब से तो यही हो जाएगी। ये होते हैं सरफेस टेंशन। सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस टेंशन, है ना। एक तो डेफिनेशन ये होती है सरफेस टेंशन की, कॉपी कर लो। ठीक है भाई। दूसरी बात ये हो गई कि मैंने आपको बताया कि जो अंदर की ओर मॉलिक्यूल होते हैं उनमें तो एनर्जी नहीं होती, इनमें एक्स्ट्रा एनर्जी होती है। अब ये देखो, मान लिया आप ऐसे देखो, इसकी सरफेस तो ऐसे रही होगी, सरफेस तो ऐसे रही होगी ना भाई, यहां पे मॉलिक्यूल्स है, तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो सरफेस के जो मॉलिक्यूल हैं इनमें एक्स्ट्रा एनर्जी है। जितनी बड़ी सरफेस होगी उतनी ज्यादा एनर्जी हो जाएगी। नहीं आई बात समझ में? बोलो, जितनी ज्यादा सरफेस उतनी ज्यादा एनर्जी, एक्स्ट्रा एनर्जी। आई बात समझ में? लेकिन मैं हिंदी में लिख देता हूं, जितनी बड़ी सरफेस उतनी ज्यादा एनर्जी, उतनी ज्यादा एनर्जी। बोलो, उतनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी, है ना भाई। पोटेंशियल एनर्जी, जितनी बड़ी सरफेस उतनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी। आई बात समझ में? जितनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी उतनी ज्यादा अनस्टेबिलिटी। अरे बोलो, जितनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी, जितनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी उतनी ज्यादा क्या होगी, अनस्टेबिलिटी। अनस्टेबिलिटी कैसे, अनस्टेबिलिटी कैसे? अरे जैसे मान लिया ये है, ये तो तुमने केमिस्ट्री में पढ़ा है ना, पोटेंशियल एनर्जी जितनी ज्यादा होगी अनस्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। मान लिया ये है, ये तो स्टेबल है, आप यहां पे ले जाओ, इसमें पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई ना, और छोड़ोगे तो अनस्टेबल। मैंने आपको एग्जांपल भी बताया था कि ये है अनस्टेबल, इसे छोड़ दो नीचे गिर जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी क्या है इसकी, ज्यादा। अगर जो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, और अगर जो इस गोली को यहां रख दो तो लोअर पोटेंशियल एनर्जी, ये है स्टेबल और ये है अनस्टेबल। तो जितनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी उतनी ज्यादा अनस्टेबिलिटी। इसका मतलब ये है जितनी बड़ी सरफेस एरिया उतनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी उतनी ज्यादा अनस्टेबिलिटी। बताओ, अरे क्लियर है क्या बात? सरफेस, तो स्टेबिलिटी होने के लिए क्या होना पड़ेगा बताओ, जिससे कि स्टेबल हो सिस्टम? मिनिमम सरफेस एरिया। बेटा इसलिए स्टेबिलिटी, देयरफॉर फॉर स्टेबिलिटी सरफेस एरिया शुड बी मिनिमम सरफेस एरिया शुड बी मिनिमम एंड सरफेस। अच्छा, अब ये है बोर्ड पे देखो, मतलब इसे समझने का ऐसा हिसाब है कि मान लिया मेरे को स्टेबल होना है। अब मेरे को स्टेबल होना है तो मेरा सरफेस जो है, यानी कि इस सरफेस को स्टेबल होना है, तो इसका ये लगा रहता है इस काम में कि ये स्टेबल होगा। स्टेबल तब होगा जब इसकी एनर्जी कम होगी, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कब कम होगी भाई? जब इसका सरफेस एरिया कम होगा।
तो टेंशन में लगी रहती है सरफेस इसकी, इसे दिक्कत रहती है, टेंशन रहती है कि हम अपने सरफेस को मिनिमम करने की कोशिश करती रहती है स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। तो ये सरफेस क्या है, हमेशा एक टेंशन में रहती है कि मेरा सरफेस एरिया क्या हो जाए, कम हो जाए, स्टेबिलिटी हो जाए। तो उस प्रॉपर्टी को ही सरफेस टेंशन कहते हैं। आ गई क्या बात समझ में? Therefore for stability surface area should be minimum and surface remains in a condition, surface remains under tension to reduce its surface area, and this property is called सरफेस टेंशन। आई बात समझ में? हमेशा जो सरफेस है वो इस टेंशन में लगी रहती है कि मेरा एरिया कम हो जाए। इस प्रॉपर्टी को ही क्या कहते हैं हम? सरफेस टेंशन बोलते हैं। अंकित, क्लियर है क्या बात? यस सर। वेरी गुड। कॉपी कर लो जरा। ये है सरफेस। वेरी गुड, वेरी गुड, सही है ना? अच्छा, इसकी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, एक तो सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया को सरफेस टेंशन टी या एस, जो भी आपकी किताब में कहीं भी लिखा हो, ये तो होती है। अब बोर्ड पे देखो, जैसे मैंने आपको बताया, देखो मैंने अभी एक एग्जांपल लिया था, अदर डेफिनेशन भी हम इसकी लिख सकते हैं। अदर डेफिनेशन क्या है? बोर्ड पे देखो, जैसे मान लिया ये पानी की सरफेस है, भाई इसमें पानी भरा हुआ है और यहाँ पे सरफेस है। आई बात समझ में? यदि हम इस पे एक इमेजिनरी लाइन खींचें, एक इमेजिनरी लाइन खींचे जिसकी लंबाई कितनी है? एल, तो इस लेंथ एल पर लगने वाले फोर्स पर यूनिट लेंथ को भी सरफेस टेंशन कहते हैं। सरफेस टेंशन क्या हो गया? फोर्स पर यूनिट लेंथ। मैं इसे समझा देता हूं, आपकी जीवन भर समझ में आएगा, है ना भाई? ये चित्र वित्र तो समझ में आए नहीं आए, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। जैसे मान लिया इसमें ये पानी भरा हुआ था यहां तक, बोर्ड पे देखो भाई, ये रहा। अब आप क्या करोगे? आप एक एल लेंथ का पेन ले लेना, जैसे मान लिया ये पेन ले लिया आपने, आप करके भी देख सकते हो। इसे बाल्टी में भर लेना पानी, तो जब आप इस पेन को इस बाल्टी के सरफेस से छुआओगे, है ना, इसे टच करोगे, तो यहां पे क्या है, इस पेन में क्या जाएंगे बेटा? मॉलिक्यूल यहां पे चिपक जाएंगे इसके, हल्के 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 हल्के, बोलो, चिपक जाएंगे ना मॉलिक्यूल। तो अब जब आप इस पर फोर्स लगाओगे इसे उठाने के लिए, जैसे पानी से चिपका के इसे उठाओगे, तो आपको एक एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा बेटा। समझ में आई बात? वो फोर्स जितना ज्यादा लेंथ लोगे आप, जितना ज्यादा इसकी लंबाई लोगे, उतने ज्यादा मॉलिक्यूल लग जाएंगे। तो इसके मॉलिक्यूल पर ये जो नीचे वाले वाटर के मॉलिक्यूल हैं, वो एक एक्स्ट्रा फोर्स लगाने लगेंगे, बोलो। तो आपको एक्सटर्नल फोर्स जो है इस इंटर मोलिकुलर फोर्स के बराबर आपको लगाना पड़ेगा। आई बात समझे? तभी जाकर के आप इसे उठा पाओगे, नहीं तो उठने का नहीं है ना? जैसे मान लिया आप ये देख लो, प्लेट लेना, प्लेट जो लोहे की खाना खाते हैं जिसमें प्लेट लेना, पानी से छुटाना, और जब आप पानी को इस तरीके से पानी से उठाओगे ना, तो आपको खूब सारा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ये फोर्स पर यूनिट लेंथ ही क्या कहलाती है? फोर्स पर यूनिट लेंथ इज ऑल्सो कॉल्ड सरफेस टेंशन। क्लियर है बात? किताब में कैसे बना होता है? किताब में ऐसे बना रहता है, ये फोर्स लग रहा है इधर ऐसे करके, ये। इफ वी ड्रॉ एन इमेजिनरी लाइन ऑन द सरफेस ऑफ ए वाटर, द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। आ गई क्या बात समझ में भाई? ये है सरफेस टेंशन लगता है इसे। तो ये होता है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो फोर्स पर यूनिट लेंथ को। तो इसकी अदर यूनिट क्या हो जाएगी बेटा? अदर यूनिट हो जाएगी इसकी इज न्यूटन पर मीटर हो जाएगी, है ना?
इसका डायमेंशन फॉर्मूला बता दो मेरे को तेजी से। सागर समझ में आ रहा है बेटा कुछ? Yes, sir. हाँ, तबीयत सही हो जाएगी, चिंता मत कर देवी, ज्यादा टेंशन मत लेकर यार। ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा। क्लियर है क्या बात? ऐसे Then, sir. सही है क्या बात? ये है। अब बोर्ड पे देखो, मैं थोड़ा सा और इसमें एक्सप्लेन करूंगा सरफेस टेंशन में, है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है वैसे तो ये। सरफेस टेंशन, फोर्स पर यूनिट लेंथ को ही हम सरफेस टेंशन भी कहते हैं। जैसे कि मान लिया ये हमारे पास एक रेक्टेंगल वायर है ऐसे, और आपने इस पे सॉफ्ट फिल्म बना ली, सॉफ्ट फिल्म बना ली, और ये लेंथ L का है, इसकी जो वायर की लेंथ है वो L है ना। अब इसका सरफेस टेंशन कितना है? साबुन है, सरफेस टेंशन इसका कितना है मान लेते हैं T है। सरफेस टेंशन इज कैपिटल T, ऐसे करके, है ना। शॉप, ये क्या है? शॉप फिल्म, फिल्म का मतलब परत। कैसे? जैसे हम अपने हाथ पे नहीं ऐसे करके गुब्बारे बनाते थे, साबुन का घोल लेकर के और ऐसे फूंक मारते हैं तो गोल गोल गुब्बारे बन जाते हैं ना, तो ये फिल्म है। ये जो वायर है ये तो एक वायर का फ्रेम है और इस पे लेंथ L की है। तो इस पे देखो, यदि इसका सरफेस टेंशन T है और इसकी लेंथ L है, तो ये बताओ इसे हिलाने में कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, है ना। फोर्स टू मूव इट, हाँ, तो वो होता है ना सरफेस टेंशन इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है ना, तो फोर्स पर यूनिट सरफेस टेंशन इनटू L। आ गई बात समझ में? लेकिन थोड़ा सा इनकम्प्लीट है ये। कैसे इनकम्प्लीट है भाई? ध्यान देना, जो सरफेस टेंशन प्रॉपर्टी होती है वो सरफेस की होती है, सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसकी होती है। सरफेस के अंदर जो वाटर के अंदर जो मॉलिक्यूल है उसकी नहीं है। तो मेरे को ये बताओ कि ये जो फिल्म है, सॉफ्ट फिल्म है, इसमें सरफेस कितनी होंगी? दो, एक ऊपर एक नीचे। सरफेस कितनी होंगी? सरफेसेस होंगी इसकी दो, ध्यान रखना है, एक ऊपर एक नीचे। तो बेटा आपको फोर्स जो लगाना पड़ेगा वो 2 टाइम्स ऑफ सरफेस टेंशन इनटू L लगाना पड़ेगा। अब सरफेस टेंशन को यहाँ T भी लिख लो, किताब में जो भी दे रखा है, तो इतना फोर्स लगाना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। फिल्म में 2 सरफेस होती हैं, इसलिए आपको एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा और 2 टाइम्स हो जाएगा बेटा, ये ध्यान रखना इस बात का। करो कॉपी। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है भाई। अच्छा, मेरे को ये बताओ कि यदि हम एक वाटर ड्रॉप कंसीडर करें और एक शॉप बबल कंसीडर करें, है ना, रेन ड्रॉप, स्पेरिकल
रेन ड्रॉप और एक स्पेरिकल शॉप बबल। ध्यान से देखना, एक बार ध्यान से देखना। तो रेन ड्रॉप में तो ऐसे पानी की बूंद होगी, इसके अंदर पानी भरा होगा ऐसे। तो बेटा कितनी सरफेस होंगी इसमें? एक सरफेस एरिया होगी। सरफेस एरिया कितना होगा बताना? अरे 4πr स्क्वायर, बोलो 4πr स्क्वायर होता है। तो इसकी सरफेस एनर्जी कितनी होगी बता सकते हो? अरे सरफेस टेंशन इज इक्वल टू सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। तो बेटा एनर्जी कितनी होगी? T इंटू ए इज इक्वल टू एनर्जी। तो सरफेस एनर्जी जो U होगी सरफेस टेंशन को और एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगी सरफेस एनर्जी। लेकिन जो शॉप बबल है, बबल तो ऐसा होता है, यहां भी एयर और यहां भी एयर और इस तरीके से होता है। आगे बात समझ में? ध्यान से देखो, ये जो छोटी सी पतली सी फिल्म है ना, तो ऐसा नहीं है एक मॉलिक्यूल्स होता है। यदि मैं इसे थोड़ा मैग्नीफाई करके देखूं तो ये जो सरफेस की जो फिल्म होती है वो इस तरीके से होती है। ये जो एयर बबल है, सॉप बबल जो है, यहां पे जो है सॉफ्ट सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, पतली परत होती है। मैग्नीफाई करके देख ली मैंने इसे, बोलो भाई। ये ऐसे यहां पे मॉलिक्यूल होते हैं। तो इसमें दो सरफेस हो जाएंगी। कौन सी? एक तो बाहर वाली सरफेस, एक अंदर वाली सरफेस। क्लियर है क्या बात भाई? तो यदि मैं इसमें सरफेस कितनी होंगी? सरफेस नंबर ऑफ सरफेस 2, एक इनर और एक आउटर। तो अब यदि मैं आपसे सरफेस एनर्जी पूछूं इस केस में, सरफेस एनर्जी बेटा U कितनी होगी? सरफेस 2 टाइम्स सरफेस टेंशन इंटू πr स्क्वायर। यदि इसकी रेडियस r मान लेते हैं तो ध्यान रखना इस बात का। एयर बबल और शॉप बबल में अंतर होता है। काजल क्लियर है क्या बात भाई? Yes, sir. It is. पानी दे देना जरा, पानी। कॉपी कर लिया भाई? Yes. Then, sir. वेरी गुड। अब देखो ध्यान से, अब मैं इसमें एक आध सवाल करा देता हूं सरफेस एनर्जी पर ही, है ना। जैसे मान लिया, अब आप ये देखो फॉर एग्जांपल, जैसे एग्जांपल नहीं ऐसे ही बता दो मेरे को। मान लिया सॉफ्ट सॉल्यूशन है, ये शॉप बबल है, बस मैं अभी इसे बबल लिखूंगा, है ना। तो इसकी एनर्जी रेडियस r1 है और ये दूसरा है रेडियस r2 है, वे बड़ी है। तो इसकी जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी? सरफेस टेंशन इंटू 2 इंटू 4πr1 स्क्वायर। और इसकी एनर्जी कितनी होगी? 2t इंटू 4πr2 स्क्वायर। क्लियर है क्या बात? सरफेस एनर्जी बढ़ जाएगी। तो बोर्ड पे देखो, अरे जब आप अपन जो क्या करते हैं, जब हाथ वो नहीं बनाते हैं, वो जो नौचंदी में आता है, अरे बबल बनाने वाला नहीं आता है, फूंक मार के जो बबल बनाते हैं, है ना, जो फूंक मार के बबल बनाते हैं। तो जब आप कुछ वर्क करोगे
जब आप कुछ वर्क करोगे तभी तो बड़ा होगा वो, है ना। तो आपको वर्क करना पड़ता है तब जाकर के वो बड़ा होगा। तो यानी कि यदि आपको शॉप बबल को रेडियस R1 से R2 में कन्वर्ट करना है तो व्हाट इज द वर्क डन? वर्क डन इन इंक्रीजिंग द रेडियस, इन इंक्रीजिंग द रेडियस ऑफ शॉप बबल फ्रॉम R1 टू R2। बताओ कितना काम करना पड़ेगा? मान ले इनिशियल ऐसे मान लेते हैं कि ये 100 जूल एनर्जी थी इसकी, जब आपने इसे R1 से R2 करा तो मान ले 150 जूल एनर्जी हो गई। तो आपने क्या करा, इसकी एनर्जी बढ़ा दी। तो एनर्जी कहां से बढ़ेगी? वो आप वर्क करोगे तो एनर्जी बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी? जैसे मान ले इसकी 0 पोटेंशियल एनर्जी है, अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई? mgh। तो एपमाप थोड़ी हो रही है, आपको वर्क करना पड़ेगा। तो जो वर्क करोगे, वर्क डन इज इक्वल टू, है ना, W एक्सटर्नल ऐसे लिख लो, इज इक्वल टू U फाइनल माइनस U इनिशियल। चलो इसे U फाइनल मान लो, ऐसे मैं एग्जांपल लिख देता हूं, है ना भाई। तो U फाइनल माइनस U इनिशियल, तो फाइनल एनर्जी कितनी हुई? फाइनल एनर्जी 2T, है ना, कितना होगा? 2T इंटू 4 पाई R2 स्क्वायर माइनस 2T इंटू 4 पाई R1 स्क्वायर। अब वो क्वेश्चन में दे देगा, कॉन्सेप्ट तो यही है, ठीक है, कॉपी कर लो। वेरी गुड। अब मैं सवाल लिख देता हूं, सवाल करना। फॉर एग्जाम्पल, हाउ मच वर्क इज डन इन इंक्रीजिंग द डायमीटर ऑफ ए shop bubble from 4 centimeter to 6 centimeter, given है surface tension 10 की पावर 3 into 10 की पावर minus 2 मीटर। करो करो, बताओ आंसर कितना आएगा इसका। डायमीटर दिया हुआ है, काजल समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। कितना आंसर आएगा भाई? देखो, सरफेस टेंशन तो दिया हुआ ही है इसका, है ना, 4 सेंटीमीटर से 6 सेंटीमीटर, छोटी से छोटी रेडियस से आपको बड़ा करना है, तो वर्क को करना पड़ेगा यू इनिशियल और इसका यू हो गया यू फाइनल। क्लियर है के बाद? पहली रेडियस कितनी है? 4 सेंटीमीटर, ये रेडियस कितनी है? 6 सेंटीमीटर। क्लियर है भाई बात? बोर्ड पे देखो, तो जो W होगा वो U फाइनल माइनस U इनिशियल। ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये शॉप बबल है,
इसकी दो सरफेस होंगी, है ना, दो सरफेस होंगी, तो 2 इंटू 4 पाई R2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 पाई R1 का स्क्वायर। ध्यान रखना भाई, अभी हो जाएगा 4 दूनी 8, 80 पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। लेकिन हमें इसकी डायमीटर है, डायमीटर दे रखी है, तो जो रेडियस होती है वो डायमीटर की आधी होती है। तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो आप 80 पाई d2 का स्क्वायर बाई 4 माइनस d1 का स्क्वायर बाई 4। ये समझ में आया भाई? r को 1/2 d/2 लिख लेंगे, 2 दूनी 4 और यहाँ कट जाएगा, तो 2t पाई d2 स्क्वायर माइनस d1 स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देंगे, सरफेस टेंशन 3 इंटू 10 की पावर माइनस 2, पाई की वैल्यू 3, चलो 3.14 लिख देना। d2 6 सेंटीमीटर, तो d2 कितना लिखो 6 इंटू 10 की पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर, और d1 की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 4 इंटू 10 की पावर, ऐसा यूनिट में लिखेंगे, नहीं तो आंसर गलत आ जाएगा। ये हो जाएगा, इसे मैं पाई लिखता हूं थोड़ी देर के लिए, 3 दूनी 6 पाई, 6 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 2, 6 6 36 इंटू 10 की पावर माइनस 4, ये हो जाएगा 4 चौक 16 इंटू 10 की पावर माइनस 4। 16 में से 36 में 16 जाएंगे 20, और 20 120, तो 20 छिक्का 120 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 2 इंटू 10 की पावर माइनस 4, 120 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 6 जूल इज द करेक्ट आंसर। ये है आंसर इसका। ये कैलकुलेशन तो आप ही करोगे, नहीं करिए बेटा, सही से करो कैलकुलेशन। रेडियस डायमीटर को लिया, रेडियस लेना चाहिए, रेडियस को ही तो d/2 लिख दिया हमने, मतलब उसको 3 लेना चाहिए और उसको 2। हाँ तो वही बात तो वही आएगी ना। आप वैसे भी वो भी सही है, 3 और 2 ले सकते हो, बिल्कुल सही बात है। मैंने d/2 कर दिया, उसका 4 कर दिया, जी वही है। आ रहा है भी आंसर अंकित? तो ये इसकी सरफेस एनर्जी में भी इंक्रीमेंट होगा। ये जो वर्क डन है वो ये भी पूछ सकता है कि व्हाट इज द इंक्रीमेंट इन द सरफेस एनर्जी। क्लियर है क्या बात? यस सर। समझे? अच्छा, अगर जो मान लिया वो ये आ जाता इसमें, बबल ना हो करके यहां पे क्या हो जाता, वाटर ड्रॉप हो जाती, बबल ना हो करके वाटर ड्रॉप होती, मैं लिख देता हूं यहां पे, तो क्या आएगा भाई यहां पे, ये 2 नहीं आएगा बस। क्लियर है क्या? ध्यान रखना है, बबल की जगह अगर जो वाटर ड्रॉप होगा तो दुगना नहीं करेंगे फिर, है ना। मैं नोट बना के लिख देता हूं यहां पे, फॉर वाटर ड्रॉप, वाटर ड्रॉप, है ना भाई, एनर्जी W कितना होगा 3 इंटू 4 पाई R2 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 4 पाई R1 स्क्वायर। ये कर लेना, ध्यान रखना इस बात का। चलो ये है, काजल साफ कर दूं क्या बेटा? तो ये एक बार समझा दीजिए, ये कैलकुलेशन प्लीज सोच के ना सर, मैंने ना ये किया है जैसे आपने अभी एक्सप्लेन किया था सरफेस होता बबल का, तो बबल का, तो मैंने सिंपलीफाइंग माइनस इनिशियल किया। हाँ, तो ये तो क्या बेटा हमने, ये वैल्यू दी थी। हाँ, R2 को वो प्लीज की d/2, R2 माइनस R2, नहीं R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। तो सर हम इसमें डी, तो ये R की ही कर सकते हैं। हाँ ठीक है सर।
r को d/2 लिखेंगे ना तो d²/4 आ जाएगा। d दे रखा है ना हमें, रेडियस नहीं दे रखी उसने। ओके तो मैंने ये आर की टी तो दी थी, मैंने ये आर कंसीडर कर दी। हाँ इसलिए तो ध्यान रखना, नहीं आते हुए भी ऐसा लगता है अपन ने सही कर दिया आता है, लेकिन हमारा आंसर गलत ही आता है। इसमें 2 से मल्टीप्लाई का ध्यान, 2 से मल्टीप्लाई का ध्यान रखना है। हाँ सही है, यस सर। ठीक है चलो ये देखना है अपने को, ऐसे है splitting a bigger drop into smaller drop, many smaller drops, many smaller drops। क्लियर है क्या बात? बिगर ड्रॉप को हम स्मॉलर ड्रॉप में तोड़ देते हैं। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। जैसे मान लिया आप ये देखते हो ना कि जब हम छिड़काव करते हैं पानी का, तो जब हम छिड़काव करते हैं अपने घर के सामने पाइप लगा करके, तो ठंडक सी आ जाती है, नहीं आ जाती है? क्यों ये अंकित? सागर, अरे आवाज आ रही है नहीं? यस सर। हाँ, जब हम पानी का छिड़काव करते हैं तो ठंडक का एहसास होता है, या कहीं भी पानी छिड़क दें तो ठंडक का एहसास होता है। वो तो एक अलग बात है, वो उस चीज को भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, है ना। यहाँ पे देखो, मान लिया एक बिगर ड्रॉप थी रेडियस आर की, सरफेस टेंशन कितना था इसका? टी। सरफेस टेंशन हमने इसे एन स्मॉलर ड्रॉप्स में तोड़ दिया, है ना, स्प्लिट कर दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 n। तो जो इसकी एनर्जी होगी, कितनी एनर्जी होगी? अच्छा ड्रॉप है ये, ड्रॉप का मतलब एक सरफेस, तो इनिशियल एनर्जी कितनी होगी? 4πr²। बिल्कुल सही बात है। अच्छा ये कितनी ड्रॉप बन गई? n। तो जो इसकी जो फाइनल एनर्जी होगी, और रेडियस कितनी मान लू मैं इसकी भाई? रेडियस मान लेते r इज द रेडियस ऑफ ईच ड्रॉप। सबकी रेडियस कितनी है? सेम है। तो फाइनल एनर्जी कितनी हो जाएगी? n इंटू टी टाइम्स ऑफ 4πr²। आ गई क्या बात समझ में? यस सर। अब देखो इसमें इंक्रीमेंट हो गया, इंक्रीमेंट इन पोटेंशियल एनर्जी कितना? U फाइनल माइनस U इनिशियल कितना हो जाएगा? n इंटू टी इंटू 4πr² माइनस 4πr² इंटू टी। ये बात हो गई। लेकिन एक तो इसमें कॉन्सेप्ट ये लगाना है, दूसरा कॉन्सेप्ट इसमें क्या रहेगा कि इसका जो वॉल्यूम था पानी का, आपने छोटी छोटी ड्रॉप बना दी, वॉल्यूम विल रिमेन कंजर्व। तो दूसरा जो कॉन्सेप्ट रहेगा, इनिशियल वॉल्यूम जो होगा और वही होगा फाइनल वॉल्यूम 4/3 πr³। फाइनल वॉल्यूम कितना होगा अंकित? n ड्रॉप्स है 4πr³, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो r³ = n इंटू r³, और r स्मॉल r की वैल्यू यदि मैं देखूं तो ये हो जाएगा r³/r³/n इंप्लाइज दैट, लिख देता हूं n की पावर 1/2, 1/3। ये आ जाएगी स्मॉल r की वैल्यू। यहां रख लेंगे हम स्मॉल r की वैल्यू। कैसे रखेंगे? देखो ध्यान से देखो, मैं इसमें से t इंटू 4π, है ना, हाँ, और r² कॉमन ले लेता हूं, t इंटू 4πr²। जब मैं कॉमन लूंगा, कॉपी करो पहले, इतना करो। कभी पता लगा तुम्हें पता ही नहीं चल रहा है कब क्यों है। ये लेफ्ट में जो लिखता है सोलर इज इक्वल टू r/n1/c। क्या कह रहे बेटा? ये
लेफ्ट में हाँ n 1/c ऐसे नहीं है? एन, हाँ एन जब क्यूब रूट लेंगे ना इसका, अरे क्यूब ले लेंगे ना तो n की पावर 1/3 आ जाएगा। ये ठीक है क्या बात? ठीक है, तो मैं इसे लिख देता हूं, ये ना एग्जाम में आ चुका है तुम्हारा, है ना, जेई मेंस और नीट में दोनों में इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। और t इंटू 4πr² कॉमन लेंगे तो यहाँ पे तो n बचेगा एक तो, और यहाँ पे r² -1 बचेगा। देखना एक बार चेक करके भाई बात समझ में आती है नहीं अलग। हाँ, क्योंकि हमें मान लिया इनिशियल r पता था, इनिशियल पता था r, ऐसे कर लेंगे, मैं कॉमन हाँ कॉमन लेकर के डिवाइड कर देंगे तो r की वैल्यू ही रख देंगे अपन। देखो जरा क्या रख दूं भाई r की वैल्यू, जो डेल्टा u होगा ना इसे ही हम w भी कह देंगे, इसे ही हम w भी कह देंगे, और यही हमारा डेल्टा u भी होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो डेल्टा u जो होगा t इंटू 4πr², ये बात हो गई। दूसरा n इंटू r की जगह क्या रखूं बताओ, स्मॉल r की जगह ये रख देंगे r² अपॉन r² इंटू n की पावर 2/3। नहीं यार समझ में नहीं आया होगा ये स्टेप आ गया सर, काजल। स्क्वायर इनटू क्यूब रूट। तो ये तो समझ में आ गया, वैल्यू भी प्लेस की है हमने r की, स्मॉल r की वैल्यू। स्मॉल r की। वेरी गुड वेरी गुड। तो ये तो कैपिटल R तो कट ही जाएगा, तो t इंटू 4πr² n, और नीचे क्या है n की पावर 2/3, इसकी स्क्वायर कराना ये भी कर देंगे। -1। अब ये n अपॉन n की पावर 2/3 है, तो n की पावर 1 - 2/3 ऐसे बन जाएगा। तो t इंटू 4πr² n की पावर 1/3 -1, तो इतनी एनर्जी बढ़ गई, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई अब इसकी। हाँ भाई, तो एक तो मैथमेटिकली ये क्वेश्चन आता है, अभी मैं कराऊंगा अभी इस पर एग्जांपल, मतलब न्यूमेरिकल लेकर के। साथ में अब आपको ये भी समझना है कि यदि एक बड़ी ड्रॉप छोटी ड्रॉप्स में टूटती है, यानी कि जब आप पानी का छिड़काव करते हो तो ठंडक कैसे होती है। कैसे होती है भाई ठंडक, ध्यान से देखो ध्यान से देखो। इसकी एनर्जी कम थी,
इसकी एनर्जी ज्यादा हो, इस सारे सिस्टम की एनर्जी क्या हो गई, ज्यादा है। मान ले इसकी 100 जूल एनर्जी थी, इसकी एनर्जी हो गई मान ले 1000 जूल। बोलो, तो इसमें जो 900 जूल एनर्जी एक्स्ट्रा आई, ये वाली, ये कहां से आई? होता क्या है कि जब आप पानी की बूंदों को, एक बड़ी बूंद को बहुत सारी छोटी छोटी बूंदों में तोड़ देते हो, तो उसकी जो सरफेस एरिया होता है वो बढ़ जाता है। अब जब ज्यादा सरफेस एरिया होगा तो ज्यादा एनर्जी भी होनी चाहिए उसकी। तो ये क्या करता है, सरफेस एरिया, सरफेस एनर्जी बढ़ाने के लिए एटमॉस्फेयर से जो एनर्जी होती है ना, उस एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जब एटमॉस्फेयर में जो गर्म हवा है उसमें से एनर्जी इस वाटर की सरफेस में आ जाएगी, तो एटमॉस्फेयर में एनर्जी कम हो जाएगी, तो एनर्जी कम हो जाएगी तो गर्मी कम हो जाएगी, तो ठंडक हो जाएगी। ये बात है, आई बात समझ में? तो ये है इस तरीके से। तो ये एनर्जी को, छोटी छोटी बूंदें एनर्जी को एब्जॉर्ब करके अपनी एनर्जी बढ़ा लेती हैं और एटमॉस्फेयर से एनर्जी सोख लेती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं। इस प्रकार से आपको ठंडक का एहसास होता है जब आप छिड़काव करते हो, है ना? लिखा होगा कहीं ना कहीं पे, आपकी किताब में पढ़ लेना। अरे बोलो, कॉपी कर लो तो बता देना। वेरी गुड। अब अपन करेंगे एक छोटी बूंद को, बहुत सारी बूंदों को बड़ी बूंद बनाने की प्रैक्टिस, है ना? कैसे देख देता हूं। फॉर्मेशन ऑफ बिगर ड्रॉप, लिखो, फॉर्मेशन ऑफ बिगर ड्रॉप, फॉर्मेशन ऑफ बिगर ड्रॉप by a number of smaller droplets। मतलब उल्टी प्रोसेस है, छोटी छोटी बूंदों को, छोटी छोटी n ड्रॉपलेट्स हैं, रेडियस कितनी है इसकी r को मिलकर के क्या बनाना है आपको, एक बड़ी बूंद बनानी है। तो मतलब सेम प्रोसेस है। तो इसमें जो होगी, इसमें एनर्जी रिलीज होगी। पहले वाले प्रोसेस में लिख लेना, इसमें क्या होगी, एनर्जी रिलीज्ड, एनर्जी रिलीज्ड, एनर्जी रिलीज्ड। एटमॉस्फेयर टेम्परेचर इंक्रीज, एटमॉस्फेयर टेम्परेचर T इंक्रीज। जो पिछला है ना, वो मैंने ध्यान नहीं रहा लिखा ना, आप लिख लो। उसमें एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब, और एटमॉस्फेयर टेम्परेचर डिक्रीज। लिख लो आप। कर लो कॉपी तेजी से। करना तो यही है। एनर्जी जो होगी n टाइम्स इंटू टी इंटू 4πr² होगी भाई, और जो फाइनल एनर्जी होगी सरफेस टेंशन इंटू 4πr² होगी। ये एनर्जी ज्यादा होगी, ये एनर्जी कम होगी। आई बात समझ में? तो एनर्जी रिलीज्ड कितनी होगी, एनर्जी रिलीज्ड कितनी, एनर्जी रिलीज्ड कितनी होगी भाई, ui माइनस यू फाइनल। तो ui कितनी है बेटा, 4πr² माइनस टी इंटू 4π, ये वाला स्क्वायर। क्लियर है क्या बात? फिर से इसमें वॉल्यूम को कंजर्व करेंगे कि 4n इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, n इंटू आर क्यूब अपॉन आर क्यूब। तो आर को, कैपिटल आर को क्या लिख दूं भाई, हाँ, n की पावर 1/3 इंटू आर। कॉपी करो यहां तक, फिर इसमें वैल्यू पुट कर देना।
वेरी गुड, कर लो कॉपी तेजी से। आगे तो कैलकुलेट करो इसे। बस देखो इसमें तो आर था, इसमें से कॉमन क्या लोगे आप, इसमें से टी इंटू 4πr² कॉमन ले लेना, तो यहां से तो बचेगा बेटा n, और यहां से बचेगा r² अपॉन स्मॉल r², ये बचेगा। सही है भाई। अच्छा एक काम करते हैं ना, कैपिटल R² कॉमन ले लेते हैं, तो t इंटू 4π कैपिटल R² कॉमन लेके n इंटू r² अपॉन कैपिटल R² माइनस 1 बचेगा। यही है, वो एक लगभग ऐसे आ जाएगा। फिर उसमें हम r की वैल्यू रखेंगे, तो एनर्जी रिलीज जो आएगी t इंटू 4πr² n इंटू r², और यहां पे r² लगाएंगे n की पावर 2/3 इंटू r² माइनस 1। यह कैपिटल R की वैल्यू रख देंगे बेटा 4πr², और ये कट जाएगा n की पावर 1/3 माइनस 1, ऐसे बन जाएगा। देख लो, बातें एक ही है ना, इतनी एनर्जी रिलीज होगी। ये है, कर लो कॉपी तेजी से, फिर मैं आपको समझाता हूं। ठीक है भाई, ये है बात। मैं एक दो सवाल और कराता हूं, इसका भी सरफेस टेंशन पर ही है आधारित। देखो इधर, बस ठीक है भाई। चलो, बिगर ड्रॉप को छोटी ड्रॉप में, छोटी ड्रॉप को बिगर ड्रॉप में। इसमें छोटे छोटे एग्जाम्पल दे रखे हैं शीट में, वो मैं आपको बता देता हूं कि जैसे फ्लोटिंग ऑफ ए निडल, फ्लोटिंग ऑफ निडल ऑन वाटर सरफेस, ऑन वाटर सरफेस। कोई भी जो निडल है वो किस प्रकार से तैर सकती है। आगे बात समझ में। देखो, जैसे मान ले निडल है, लोहे की निडल, लोहे की निडल को आपको पानी की सरफेस पे तैराना है। कैसे तैराओगे बताओ, क्या तैर जाएगी अंकित, ये बताओ। लोहे की निडल को पानी की सरफेस पे तैराना है आपको, तैर सकती है क्या? नो सर, तैर जाएगी। सर फ्लैट कैसे? वही मैं तरीका बता रहा हूं आपको भाई। हम तो बताते हैं, करना आपकी जिम्मेदारी है, करो मत करो, है ना। ये पढ़ लो। आप क्या लोगे, एक निडल लोगे, सुई है ना, उसे तैरा देंगे पानी पे, लेकिन आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। कैसे? एक अखबार वाला कागज लेना, हल्का कागज, है ना, हल्का कागज लेना इस तरीके से, जैसे मान लिया ये कागज है ना, इस पे रखना सुई को ऐसे करके, और सुई को ले करके फिर इसे पानी पे धीरे धीरे छोड़ना, और धीरे धीरे कागज तो नीचे ले जाना, और जो पानी, जो सुई है वो पानी की सरफेस पे तैरने लगेगी। आई बात समझ में? जबकि जो अभी मैंने फ्लोटिंग पढ़ाया था, आपको बताया था कि यदि कोई ऑब्जेक्ट की डेंसिटी mg और बायन्स फोर्स में mg यदि ज्यादा है, यानी कि सॉलिड की डेंसिटी कम है, तो नीचे ड्रॉप, नीचे सिंक कर जाती है,
लेकिन सरफेस टेंशन नहीं काउंट किया था उसमें हमने। अब हम सरफेस टेंशन भी काउंट करते हैं। तो देखो, जब ये तैरेगी तो बोट पे देखना इस तरीके से तैरती है। ये तो हो जाएगी वाटर की सरफेस ऐसे करके, ये तो है लंबाई ऐसे, ये यूं है। तो जब आप सामने से देखोगे तो आपको इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ऐसे दिखाई देगा, ऐसे दिखाई देगा, है ना। लेकिन वैसे तो है कैसे, ये ऐसे करके यूं तैर रही है, ऐसे करके ऐसे, है ना, पानी की सरफेस पे ऐसे। सामने से देखोगे तो क्रॉस सेक्शन एरिया दिखाई देगा। तो पता है किस प्रकार से हो जाती है, ये इस प्रकार की शेप बना लेती है वाटर की सरफेस। और यहां पे ये जो है इस तरीके की सरफेस हो जाएगी ऐसे करके, यूं मुड़ जाती है। पानी की सतह जो है, मच्छर नहीं तैरते हैं, अबे मच्छर या मक्खी पानी की सतह पर तैरते रहते हैं ऐसे, देखा होगा मच्छर पानी पे तैरते हैं नहीं मच्छर। जबकि वो तो क्या होते हैं, जो उसके पैर होते हैं बहुत नुकीले होते हैं। तो वो क्या करते हैं, जैसे पानी की सरफेस है और ये मच्छर है, मान लिया ऐसे करके, मान लिया मच्छर है, तो ये जो होता है ना, ये सरफेस यहां से कैसे हो जाती है, ऐसे हो जाते हैं फ्लैट फ्लैट यूं करके। और ये मच्छर ऐसे पैर रखते हैं अपने और तैरते रहते हैं पानी पे सरफेस टेंशन के कारण। कैसे कि यहां पर एक सरफेस टेंशन के कारण इसकी पूरी लंबाई पे क्या लगने लगता है, फोर्स लगने लगता है। समझ में आई बात। मान लेते हैं इसका मास कितना है mg और इसकी लेंथ कितनी है बेटा, लेंथ l। तो जो फोर्स लगेगा ना, फोर्स, तो इस एंगल को क्या मान लें, थीटा मान लेते हैं ऐसे। इसमें देख लेता हूं, कंपोनेंट लेंगे इसके। हाँ इसमें थीटा मान लेते हैं। f लिक्विड सरफेस, लिक्विड की सरफेस और सरफेस टेंशन फोर्स के बीच में जो एंगल है वो थीटा है ना भाई। तो ये कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा f cos थीटा, f sin थीटा, और ये भी कितना हो जाएगा f sin थीटा। सही है। थीटा को इसे लगभग, ये थीटा ऐसे होता है, इसे थीटा ऐसे मान लेना। तो ये तो होता है f cos थीटा और ये क्या हो जाएगा f cos थीटा। आगे क्या बात समझ में, ये दोनों तो कैंसिल कर देते हैं और नीचे जो बल होता है mg, ऊपर का बल जो होता है 2f sin थीटा के इक्वल हो जाता है और ये तैरने लग जाते हैं। आई बात समझ में। दूसरी बात, अब तुम्हारे से घर पे एक्सपेरिमेंट हो ना हो, थ्योरेटिकल तो तुमने पढ़ ही लिया, सवाल तो इस पे ही आएगा। आई बात समझ में। यस सर। हाँ भाई एक्सपेरिमेंट हो, लेकिन मच्छर को देख सकते हो आप तैरता हुआ। जब आप अपने आसपास जहां पानी भरा रहता है ना, मच्छर को देखना किस तरीके से तैरते हैं, वो पानी की सतह पर तैरने लगते हैं। कॉपी कर लो तो बता देना भाई।
वेरी गुड। अब ध्यान से देखो, तो ये तो सुई तैरने की कंडीशन हो गई, इसे आप ध्यान रखना। ये लिख लिया भाई, टेंशन इज इक्वल टू एफ अपॉन एल, फोर्स कितना होगा T इंटू एल, तो mg बराबर 12 sin थीटा। व्हाट इज थीटा? अच्छा थीटा तो क्या है? एंगल बिटवीन, व्हाट इज थीटा? एंगल बिटवीन, हाँ, सरफेस ऑफ लिक्विड एंड, है ना, एंड टेंजेंट drawn on the surface of solid, ये ध्यान रखना इस बात का। और इसे एंगल ऑफ कांटेक्ट कहते हैं, इसे मैं पढ़ाऊंगा बाद में, अभी तो मैंने बता दिया इसे। मेजर भी होता है ना। हाँ, एंगल ऑफ कांटेक्ट कल को डिस्कशन करेंगे एंगल ऑफ कांटेक्ट का। बोर्ड पे देखो भाई, जैसे मान लिया कि पानी भरा हुआ है और आपने इस पे ये पेन रख रखा है या निडल रख रखी है ना, तो ये तो तैरेगा इस तरीके से, ये तो यूं करके तैरने लगेगा, ये तो यूं करके तैरेगा ना भी ऐसे। यदि आप इसे उठाना चाहते हो, तो क्या होगा? मैंने बताया था ना, कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? एक तो mg लगेगा, यहाँ पे mg लगेगा, और इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं इससे चिपक जाएंगे। जैसे ये मॉलिक्यूल्स हैं, ये यहां पे चिपक जाएंगे ऐसे, जैसे ये है ना, इससे चिपक जाएंगे ऐसे, है ना। तो वो जो फोर्स लगेगा, मॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, वो एक इधर साइड लगेगा, एक इधर साइड लगेगा, लाइन बन जाएंगी जब। तो जो आपको एक्सटर्नल फोर्स required to lift the needle of length L is कितना? एक तो mg प्लस 2 इंटू एफ, इधर साइड का भी f, तो f कितना होगा? 2 इंटू t इंटू एल। What is the surface tension? Force per unit length। जब आप इसे पानी में डुबोगे ना ऐसे, तो एक देख सकते हो आप, पानी में डुबो के एक तो इधर लाइन बन जाएगी पानी की, और एक इधर लाइन बन जाएगी पानी की, ऐसे उठा। कर लो कॉपी तेजी से। वेरी गुड। तो हम इसमें सरफेस का वो नहीं करेंगे डिस्कस कि जैसे ये थी, अभी कोई मॉलिक्यूल है या कोई हैवी ऑब्जेक्ट रखा है, हाँ। तो जो वाटर की मॉलिक्यूल जो सरफेस होगी वो किस टाइप का लेंगे? तो सुपर इसमें सरफेस में होता है कॉन्केव अपर, कॉन्केव डाउन, तो उस पे बहुत टेंशन और ये सब चीजें भी तो मैटर करती है। हाँ, मैटर तो करेंगी। अभी तो आप इसे क्या करेंगे? कॉन्केव अप, कॉन्केव डाउन। यहाँ पे तो ये तो सरफेस कॉन्केव अप सी होगी, है ना। इस सारे फोर्स को वर्टिकली डाउन मान लेंगे अभी तो, सही है ना। लेंथ एल पर जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा? टी इंटू एल लगेगा। जो कॉन्केव अप, कॉन्केव डाउन है वो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन वो इससे रिलेटेड नहीं है बेटा, है ना। वो कुछ और है, वो एक्सेस प्रेशर की वजह से होता है, उसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। क्लियर है बात? हमें तो ये बताना है कि जब हम इस पेन को उठाएंगे तो एक तो mg के बराबर फोर्स लगाना पड़ेगा, एक सरफेस टेंशन का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है उसके अगेंस्ट आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। तो इसमें दो लेंथ बनेंगी, एक तो इधर की साइड की लेंथ और उधर की साइड की लेंथ। जैसे आप इसमें देखो, जैसे मान लिया आपने एक ये वाटर सरफेस है ऐसे, आपने इसमें एक डिस्क ली, डिस्क,
डिस्क ऐसे ली, यूं करके डिस्क ली। हाँ भाई, कितनी रेडियस है इसकी यार? तो जब आप इस डिस्क को उठाओगे, जब आप डिस्क को एक्सटर्नल फोर्स से उठाओगे तो आपको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा बताओ। देखो, जब आप किसी डिस्क को उठाओगे, है ना, जैसे ये है, मान लेते हैं ये हमारे पास डिस्क है, ऐसे डिस्क है ना ये। जब हम इसे उठाएंगे तो पानी कहां चिपकेगा? एक तो इसके नीचे की तली पे चिपकेगा सारे में, और एक इसके चारों तरफ बाउंड्री पे, सर्कमफेरेंस पे चिपकेगा, है ना। तो जब पानी चिपकेगा तो पानी इस तरीके से चिपकेगा, यहां पे वो फोर्स ऐसे लगाएगा। जो बाउंड्री पे फोर्स लगता है, सरफेस टेंशन उसकी वजह से होता है, ऐसे करके, और इधर भी लगेगा ऐसे, यूं करके, है ना भाई। तो ये जो फोर्स, अब आपको कैसे लगाना है? फोर्स ऐसे लगाना है। तो द फोर्स ड्यू टू एक्स्ट्रा फोर्स, एक तो mg हो जाएगा मान लेते हैं। तो जो एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, एक तो mg लगेगा, mg, और एक ये वाला फोर्स लगेगा, किसकी वजह से? सरफेस टेंशन की वजह से। तो जो F एक्सटर्नल होगा वो mg प्लस F होगा, और जो फोर्स होता है सरफेस टेंशन फोर्स पर यूनिट लेंथ, और ये कितनी लेंथ पे लग रहा है बता सकते हो अंकित? ये लेंथ कितनी है? 2 पाई आर, नहीं 4 पाई आर नहीं, 2 पाई आर, स्फीयर 2 पाई आर, समझे? T इंटू 2 पाई आर। अब ध्यान से सुनो, बस तुम्हें समझना है। देखो, अगर जो मैं आपसे ये कह देता, ये यहां पे इंग्लिश में लिख लो, ये क्या है? डिस्क ऑफ रेडियस आर। अगर जो मैं ये बोल देता रिंग ऑफ रेडियस आर, ऐसे करके है रिंग कैसे होती है? रिंग ऐसे होती है। तो जब आप इसे, मतलब किसी तरीके से इसे बांध करके ऐसे करके ऊपर उठाओगे रिंग को, तो इसमें जो फोर्स लगेगा, एक तो बाहर वाली सरफेस पे लगेगा ऐसे यूं करके, बाहर वाली सर्कमफेरेंस पे, सही है क्या बात? ऐसे लगेगा, और एक अंदर वाली सर्कमफेरेंस पे भी लगेगा, यहां पर नीचे की ओर। नहीं आ रही बात समझ में? कैसे? ये है ना, ये रिंग है। जब आप इसे उठाओगे तो पानी के टच में क्या क्या होगी? एक तो बाहर वाली सरफेस भी होगी, और जो अंदर वाली बाउंड्री है वो भी उसके एयर और वाटर के कांटेक्ट में होगी। तो इसमें जो फोर्स लगाना पड़ेगा वो कितना लगाना पड़ेगा? mg प्लस 2t, 2 टाइम्स ऑफ 2 इंटू एफ लगाना पड़ेगा, यानी कि mg प्लस 2 इंटू t इंटू 2 पाई आर। व्हाट इज r? r इज द रेडियस। अरे बात क्लियर है या नहीं? यस। मैं तेरे को दिखा देता हूं अभी, है ना। ये देखो, देखो जरा ध्यान से, नीचे आ रही है क्या बात समझ में भाई? डिस्क में क्या लगेगा? चारों तरफ सर्कमफेरेंस पे, लेकिन रिंग में एक तो आउटर वाली सरफेस सर्कमफेरेंस पे भी लगेगा और इंटर वाली भी सर्कमफेरेंस पे लगेगा। क्लियर है क्या बात भी? यस। कर लो कॉपी तेजी से। एक और रह गया, मैं एक और बता देता हूं तेजी से। वेरी गुड। हाँ, डिस्क हो गया, रिंग हो गया, और एक वो हो जाएगी, क्या नाम जी क्या आपकी? अरे नाम भूल गया मैं इसका, क्या बोलते हैं इसे? ये इनर रेडियस R1 और आउटर रेडियस R2। जब आप इसे पानी में डालोगे तो एक तो फोर्स कहां लगेगा भाई? बाहर वाली सरफेस पे लगेगा, नहीं लगेगा? और अंदर वाली बाउंड्री पे भी तो लगेगा अंकित। तो
जो एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा आपको इसे उठाने के लिए, एक तो क्या लगाना पड़ेगा, mg प्लस एक t इंटू 2πr1 प्लस t इंटू 2πr2। देखना जरा, समझ में आती है बात? नहीं, इतना फोर्स लगाना पड़ेगा। यहां भी लगेगा और यहां भी, ऐसे आप इसे ऐसे बना लो चाहे। अच्छा सर, उसमें रेडियस अलग अलग नहीं रहेगी, उसमें रेडियस एक ही आ रही है। हाँ, उसमें रेडियस इसमें तो रेडियस आ ही रहेगी। अरे रिंग की रेडियस आउटर और इनर तो सेम ही रहेगी ना, 2πr प्लस 2πr। हो गया भाई अंकित? इसमें रेडियस r1 और r2 अलग लेंगे क्योंकि ये थिक, ये तो रिंग है ना, ये हाँ डिस्क है ये। एक और मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा। देखो क्वेश्चन ये आया हुआ है कई बार, वो पूछा जाता रहता है ना, पता नहीं अब कैसे है, मेरे एग्जैक्ट तो ध्यान नहीं है लैंग्वेज, लेकिन मैं आपको समझा देता हूं। जैसे कि ये फ्रेम है और आपने इस पे सॉफ्ट सॉल्यूशन की फिल्म बना ली और यहाँ पे एक मासलेस वायर लटका हुआ है ना, ये क्या है, सॉफ्ट फिल्म। ठीक है, सरफेस टेंशन कितना है इसका, T सरफेस टेंशन। क्लियर है क्या बात? ये हो गया। अच्छा, जब आप इसे लटकाओगे तो यहां पर एक mg लटका रखा है आपने, m लटका रखा है मास, एंड दिस ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम। तो ये क्या है, मासलेस वायर है ना। तो आप इस पे देखोगे, इस पे दो सरफेस होंगे थिक फिल्म की, ये सॉफ्ट फिल्म है। एक तो फोर्स यहां पे लगेगा बाहर वाली सरफेस से, लेंथ कितनी मान लो इसकी L, तो फोर्स तो एक इधर भी लगेगा भाई, और एक इसके दूसरी वाली साइड में भी लगेगा, है ना, पीछे दो सरफेस होंगी। तो बेटा फोर्स ये इक्विलिब्रियम में है ना, इक्विलिब्रियम में है, तो इस पर जो फोर्स लगेगा नीचे तो कितना लगेगा यहाँ पे mg, तो यहाँ टेंशन लगेगा, और टेंशन कितना हो जाएगा mg के बराबर, सरफेस टेंशन, है ना। तो ये जो टेंशन है mg और ऊपर कितना लगेगा 2f फोर्स, तो 2f और mg क्या होंगे इक्विलिब्रियम में, एट इक्विलिब्रियम सेम हो जाएंगे। और जो फोर्स होगा, एक साइड का जो फोर्स होगा, सरफेस टेंशन इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ L, मैं इसे यहाँ पे S लिख देता हूं क्योंकि यहाँ T टेंशन लिखा। तो जो फोर्स होगा वो होगा S इंटू L बराबर mg। तो ये कंडीशन कई बार पूछी जा चुकी है डिफरेंट तरीके से, है ना भाई। mg को कौन बैलेंस करेगा, सरफेस टेंशन का फोर्स, सरफेस टेंशन का फोर्स क्या होगा S इंटू L। ठीक है भाई।